Welcome all. Today we will discuss the Hindu newspaper editorials Upper Hand in Persian Gulf Literal Cooperative Security is Key, Paging the Private Sector and Vocabulary Related to Articles. Let's start. Upper Hand. बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा इलेक्शन जीते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक राज्यसभा में मेजोरिटी अटेन नहीं की है। एट प्रेजेंट राज्यसभा में 102 आउट ऑफ 245 मेंबर्स बीजेपी एंड एलाइज के हैं एंड इनमें से 75 मेंबर्स सिर्फ बीजेपी के हैं। वही कांग्रेस और एलाइज को मिलाकर टोटल 73 मेंबर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 39 मेंबर्स कांग्रेस के हैं। रिमेनिंग मेंबर्स बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी और टीआरएस के हैं। जून 19 को 10 स्टेट्स में 24 राज्यसभा सीट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। रूलिंग पार्टी दैट इज बीजेपी इस इलेक्शंस में मैक्सिमम सीट्स हासिल कर सकती है। बीजेपी के फर्स्ट टेन्योर में राज्यसभा में मेजोरिटी का अभाव इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर्स में बीजेपी के लिए बाधा बना, जिस वजह से रूलिंग पार्टी ने अपर हाउस को बाईपास करने के लिए बिल्स को मनी बिल्स का लेबल दिया, जिससे कि बिल को पास करने के लिए सिर्फ लोकसभा की अप्रूवल की ही जरूरत हो। गवर्नमेंट की इस अप्रोच को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जिस पर डिसीजन अभी पेंडिंग है। जुलाई में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, जिसे ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता है, जेडीयू और एआईएडीएमके जो कि एनडीए के एलाइज हैं, उनके अपोजिशन के बावजूद भी पास किया गया। 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता ने कांग्रेस से अपना रेजिग्नेशन दिया और वो बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा मेंबर बने। लास्ट ईयर में टीडीपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 मेंबर्स खोए। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी की कमी की वजह से बीजेपी ने अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव नहीं किया हो, लेकिन फिर भी बीजेपी की कोशिश है कि वो एलाइज के साथ मिलकर राज्यसभा में मेजोरिटी अटेन करे। Next editorial is in Persian Gulf Literal Cooperative Security is Key. पर्शियन गल्फ ये नेम यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया। पर्शियन गल्फ के आसपास का लैंड 8 कंट्रीज शेयर्स करते हैं। ये कंट्रीज है बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात्स। और ये सभी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी हैं। सभी कंट्रीज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एंड ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये इनका कॉमन इंटरेस्ट भी है। 1970 से पहले फॉर 80 इयर्स पर्शियन गल्फ ब्रिटिश लेक हुआ करती थी एंड इंडियन सिविल सर्वेंट्स द्वारा इसको मैनेज किया जाता था। 1975 मस्कट कॉन्फ्रेंस में कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एफर्ट्स किए गए, जिसे कि इराक द्वारा नाकाम कर दिया गया। इरानियन रिवॉल्यूशन ने ट्विन पिलर अप्रोच को एंड कर दिया और साथ ही स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया। इराक ईरान वार ने यूएस के इंटरेस्ट और रोल को पर्शियन गल्फ में और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। भीषण रक्तपात और लंबे समय के बाद यह मामला रेजोल्यूशन 598 ऑफ 1987 के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल को सौंप दिया गया। सिक्योरिटी काउंसिल को फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना था, जिससे कि रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। इस फ्रेमवर्क के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार थे: इंडिविजुअल लिटरल स्टेट्स में पीस एंड स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करना, सभी लिटरल स्टेट्स को अपने स्टेट से हाइड्रोकार्बन और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट और एक्सपोर्ट करने की फ्रीडम, पर्शियन गल्फ के इंटरनेशनल वाटर्स पर कमर्शियल शिपिंग की फ्रीडम और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आने जाने की फ्रीडम। क्या ये फ्रेमवर्क अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल होगा या इसके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता होगी, और अगर एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे? द जीसीसी एंड यूएस लिंक, अरब नेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए यूएस द्वारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मई 1981 में एस्टेब्लिश की गई, जिसमें ईरानियन रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस एंड इराक को छोड़कर बाकी अरब स्टेट शामिल थे। इराक वार एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स इस बात को साबित करते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के थ्रू यूएस अरब नेशंस के ऑब्जेक्टिव को इनिशियली कुछ फंक्शनल एरियाज में अचीव करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन वाइडर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सका। रिसेंट मंथ्स में यूएस ने रीजन की सिक्योरिटी के कमिटमेंट को डिक्लाइन किया और इस वजह से जीसीसी के सभी मेंबर्स को ईरानियन पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल थ्रेट को लेकर बेचैनी होने लगी। इसे रोकने के लिए उन्हें अमेरिका की जरूरत होगी और यहाँ इसमें अमेरिका का ऑयल ट्रेड, आर्म्स परचेज एक्सेट्रा से रिलेटेड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। एंड इवॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवीजन हुआ है वो लंबे समय तक रहने के आसार हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, पेंडेमिक, ऑयल प्राइसेस में कमी और ओपेक कंट्रीज की प्रॉब्लम ने इसमें और बढ़ोतरी की है।
हमारे असेसमेंट से पता चलता है कि सऊदी अरेबिया अब फेडिंग पावर है एंड वही यूएई, कतर और ईरान एज न्यू रीजनल लीडर्स इमर्जिंग पावर्स हैं। ओमान और इराक को अभी सोवरेनिटी के लिए और स्ट्रगल करना होगा। जीसीसी का एंड हो चुका है और ऑयल पॉलिसी ट्राइपैट्रिएट ग्लोबल कॉन्डोमिनियम में जाने से ओपेक भी अब इररिलेवेंट होता जा रहा है। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा और इसमें कई तरह के अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस भी रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कहना सही है कि पर्शियन गल्फ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अरब लीग का अंत हो चुका है एंड जीसीसी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अब ऐसे में अरब स्टेट्स को इंडिविजुअल लेवल पर इराक एंड ईरान से अरेंजमेंट करने होंगे। इंडिया टाइज पर्शियन गल्फ में होने वाले रिसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरह अफेक्ट करेंगे, इसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के थ्रू समझना होगा। मुंबई से बसरा का डिस्टेंस 1526 नॉटिकल माइल्स है। बंदर अब्बास और दुबई 1000 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में सिचुएटेड हैं। जीसीसी के साथ इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। जीसीसी गवर्नमेंट भी इंडिया और इंडियन फ्रेंडली रही। हमारे क्रूड का 34% इंपोर्ट भी जीसीसी सप्लायर्स से होता है। सऊदी अरब और अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनीज रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी में $44 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स में पार्टनर हैं। साथ ही सऊदी अरमको रिलायंस के ऑयल से लेकर केमिकल बिजनेस में 20% स्टेक लेने वाली है। पैंडेमिक ने जीसीसी कंट्रीज के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस को एडवर्सली अफेक्ट किया है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ईरान के साथ हमारी रिलेशनशिप हमेशा से कॉम्प्लेक्स रही है। अमेरिकन प्रेशर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसकी भूमिका इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली भी रेलेवेंट है। कंक्लूजन, इंडिया ने हमेशा से लोकल और रीजनल डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया। पावर प्रोजेक्शन इंडियन इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया की नेसेसिटी है एक्सेस टू रीजनल मार्केट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मैन पावर रिसोर्सेज। इंडियन इंटरेस्ट को कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी से नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के थ्रू सर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल इज पेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। पेंडेमिक से जल्द निजात नहीं मिलेगी और पेंडेमिक को मैनेज करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर पेंडेमिक को मैनेज करने में विफल रहा। हमें इस क्राइसिस से निपटने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अवेलेबल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना होगा। प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज के साथ यूज किया जाए और पेमेंट कैसे होगा, इस संबंध में क्लियर पॉलिसी और गाइडलाइंस नहीं है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप से रिलेटेड पॉलिसी जिन कंट्रीज में थी वो पेंडेमिक को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके। पेंडेमिक ने इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज को पब्लिक हेल्थ गोल्स अचीव करने के लिए यूज किया जा सकता है। ₹2.1 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज को भी अनाउंस किया गया है जिससे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। लेबोरेटरी सर्विसेज गवर्नमेंट टेस्टिंग कैपेसिटी को स्केल अप कर रही है लेकिन फिर भी मास स्केल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। टेस्टिंग कैपेसिटी को स्केल अप करने के लिए हम ये ऑप्शंस प्रपोज करते हैं। ऑप्शन 1, टायर 2 एंड टायर 3 पब्लिक हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग के लिए किसी प्राइवेट लेबोरेटरी को कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन 2, प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए वाउचर्स इशू किए जा सकते हैं। ऑप्शन 3, हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में मोबाइल सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है और इसे फीवर क्लिनिक की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये अरेंजमेंट हब स्पोक प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ टेस्ट, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और पेमेंट सिस्टम परचेज कॉन्ट्रैक्ट में तय होना चाहिए। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर 2 और टायर 3 हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, हॉस्पिटल में एग्जिस्टिंग वार्ड्स को एडिशनल बेड्स एंड इक्विपमेंट के साथ आईसीयू वार्ड में कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जा सकता है। ऑप्शन 2, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जहां आईसीयू ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है वहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ आईसीयू वार्ड ऑपरेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन 3, फिक्स पैकेज रेट पर गवर्नमेंट पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा सकता है। सप्लाई चेन, टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर्स और बायोमेडिकल रिक्वायरमेंट को अवेलेबल रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं किया जा सकता और इसके लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की जरूरत होगी। मैन्युफैक्चरर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज के साथ बाईबैक गारंटी देनी चाहिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। केस आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेली हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ई वाउचर्स जनरेशन, टेस्ट ऑथराइजेशन, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटलाइजेशन,
पेमेंट, फॉलो अप एक्सेट्रा में इंटेलिजेंस सिस्टम काफी हेल्पफुल साबित होगा। Now vocabulary. Dubious means doubtful, suspicious, unreliable. Blatant means bad behavior done openly and unashamedly. Literal, a reason lying along a shore. Geopolitical means international relations influenced by geographical factors. Hegemony, leadership, dominance of one state over others. Thwart means opposing a plan, attempt or ambition successfully. Eschew means deliberately avoid or abstain from. Thank you.